हेलो फ्रेंड्स, मैं निजरा चौहान। यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे कि हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये सीडीपी का है। तो सीडीपी का करेंगे और इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे हमारे डेली की तरह। तो आप लोग इसको करेंगे तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताएं इसको करने के बाद में। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और आप लोग इसको शेयर करें जिससे कि सभी लोगों के पास में ये जो हम लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करें जहां से आप लोगों को ये पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आप लोग जो इसको शेयर करेंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और सीखते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर उसके बाद में हम लोग अपनी सीरीज़ की ओर चलते हैं, डेली की तरह जैसे सीरीज़ करते हैं तो सीरीज़ की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये, और ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम जितने हुए हैं इससे क्वेश्चन आता है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। इसमें से पूछा गया है, स्थूल पूछा गया है, कौशल के उपयोग का उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। तो इसमें स्थूल के बारे में पूछा गया है, जो कि स्थूल जो है रिलेटिव है हमारी जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उससे, बड़ी मसल्स से रिलेटेड है, बड़ी मसल्स से। तो बड़ी मसल्स का किस में यूज हो रहा है हम ये देखेंगे। एक पैर पर संतुलन करना, या सेकंड है एक मटर को उंगलियों से दबाना, या किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो हम लोग जानते हैं कि पेंसिल पकड़ते तो उंगलियों से पकड़ते ही, हमारी फाइन मोटर में आता है यानी सूक्ष्म कौशल में आता है। फिर एक किताब के पन्ने, ये भी सूक्ष्म कौशल में आता है क्योंकि उंगलियों से ही किताब के पन्ने पलटे जाते हैं। और उंगलियों से मटर दबाना, इसमें तो उंगलियों का काम है ही। एक पैर पर संतुलन बनाना, ये पूरे पैर का काम हो रहा है, यहाँ तक कि पैर और साथ में बॉडी भी साथ दे रही है, इसमें पूरे एक पैर का काम है। तो इसमें हमारी बड़ी मसल्स यानी स्थूल कौशल का यूज है। तो इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक पैर पर संतुलन बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डेवलपमेंट चेंजेस आर ए रिजल्ट ऑफ। डेवलपमेंट चेंजेस आर ए रिजल्ट ऑफ। इसमें पूछा गया है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, यानी जो विकासात्मक परिवर्तन है वो किसका परिणाम है। फर्स्ट है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, या किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा है, या केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ना तो वंशानुगत है और ना ही पर्यावरणीय कारक है। तो ऐसा तो नहीं है, विकास हमारा आनुवांशिक और पर्यावरण वातावरण दोनों से होता है, सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है, आनुवांशिक भी होता है। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये हमारे ऑप्शन सही नहीं होंगे क्योंकि ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरण, तो ये गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक नहीं है, सामाजिक साथ साथ आनुवांशिक भी है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, तो आनुवांशिक नहीं है केवल, जो दोनों का संयोजन होता है, आनुवांशिक पर्यावरण या सामाजिक सांस्कृतिक, इनका दोनों का संयोजन होगा, वही ऑप्शन सही होगा। विकासात्मक परिवर्तन में इन दोनों का काम है। तो सेकेंड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years इज रिफर टू एज। इसमें पूछा गया है कि 2 से 6 वर्ष यानी 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। जो 2 से 6 वर्ष की अवधि है इसको क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, या किशोरावस्था।
तो दी गई हैं जो 0 से 2 दी गई है, फिर 2 से 6 दी गई है, फिर 7 से 11 दी गई है एज, फिर 11 से ऊपर 18 या 19 ऐसे दी गई है। तो इसमें शैशवावस्था आ जाता है हमारा, शैशवावस्था, शैशवावस्था। और इसमें क्या आता है, प्रारंभिक बचपन मान लो या प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था। फिर इसमें आता है उत्तर, उत्तर बचपन या उत्तर बाल्यावस्था। फिर इसमें आता है किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था इसमें आता है। तो ये हमारी हो गई चारों एज। तो इसमें जो है 2 से 6 का पूछा गया है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है ये पूछा गया। तो 2 से 6 वर्ष की प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था है। तो इसमें ऑप्शन जो कौन सा दिया गया, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। तो सेकेंड पर दिया गया प्रारंभिक बचपन, तो इसका थर्ड का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि assertion a lot of children's play in the cities is based on reality. TV shows that they see and reason are apart from family and peers. These days media is becoming an important agency of socialization of children. यानी इसमें कहा गया है कि ये जो अभिकथन ए है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, जो वो देखते हैं। कारण है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, या सेकेंड ऑप्शन है आर, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। फिर थर्ड है कि सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर फोर्थ ऑप्शन है कि ए और आर दोनों गलत है। तो हमारे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि बच्चा जो है कि खेल उन रॉयल्टी शो पर आधारित होते हैं, तो ये बात तो सही है, ए भी सही है, जो टीवी में वो देखते हैं उस हिसाब से वो करते हैं। फिर है कि जो इसमें कहा गया है, इसके लिए ये कहा गया कि बच्चा मीडिया से भी, उनका सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारण मीडिया भी बन रहा है। तो ये बात भी सही है कि आजकल टीवी से देखकर वो सामाजिकरण उनका हो रहा है। तो दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए है जो कि ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। इसमें पूछा गया है कि पियाजे द्वारा अधगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पियाजे द्वारा अधगम को सुगम बनाने के लिए, मतलब अच्छा यानी सुगम साधारण बनाने के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, या मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, या सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो इसमें से जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, शिक्षक की गतिशीलता। फिर है विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये सही है। नवीन अनुभव, ये सही है। नकारात्मक सकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना, ये नहीं होगा। तो इसका जो ए बी और सी सही है। फिफ्थ का कौन सा सही है, ए बी और सी सही है। इसमें क्वेश्चन बड़ा होता है तो कभी कभी दिखता नहीं है, इस वजह से हम ऊपर और नीचे कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें पहले। पियाजे द्वारा अधगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो शिक्षक की गतिशीलता, विभिन्न सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। तो इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा, इसमें ना फर्स्ट नंबर पे नहीं दिया गया, सेकेंड पर दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इसका फिफ्थ का सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एन एनी मिस्टेक व्यू ऑफ द लार्जर वर्ल्ड एंड बिलीव दैट
that the trees and plants as well as moving clouds and rolling stones can have motives and intentions। यानी इसमें पूछा गया है कि जो किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं और बादलों से लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। मतलब उनको लगता है कि पेड़ पौधे, वे मानते पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों, लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकती हैं, कि वो अपने मन से चलते हैं, उनके अंदर मतलब जीव है। जैसे कि इंसान अपने मन से काम करता है, वो इनके बारे में ये सोचते हैं वो अपने मन से काम करते हैं। तो ये किस स्तर का बच्चा है? तो संवेदी चालक का नहीं होगा, क्योंकि वो तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये तो अपने जो गत्यात्मक होता है, हाथ पैरों से उनसे जो कुछ भी बोलते हैं वो बोलते हैं। फिर अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें रिवर्सिबिलिटी की कमी होती है, और यही एज जो होती है इसमें ये क्या करते हैं, जीववादी समझते हैं। फिर मूर्त संक्रियात्मक में तो सीरिएशन आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, और ये मूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर सकते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो अमूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग करते हैं। तो इसकी जो एज होती है ये 0 से 2, फिर इसकी 2 से 7, 7 से 11, फिर इसमें 11 से ऊपर, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर, ये इनकी एज होती है। तो जीववादी जो अवस्था होती है, जीवित समझते हैं। जैसे इसमें ये भी समझते हैं, जैसे टेबल से इनको चोट लगती है तो टेबल को मार दो तो ये चुप हो जाते हैं कि उनको भी चोट लगी है, तो इसमें ये भी समझते हैं। तो इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ, यानी किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो भाषा है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोलबर्ग। तो जो भाषा विकास के बारे में जो बात कही है, तो वो लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा है और सांस्कृतिक और सामाजिक, इन्होंने 3 चीज़ें दी हैं जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पियाजे ने तो ये कहा है कि मतलब विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा और विचार संबंधित हैं एक दूसरे से, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। भाषा के विचार के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने कहा है लेव वाइगोत्स्की ने। और हॉवर्ड गार्डनर ने तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है। और भाषा के बारे में इन्होंने कहा है भाषा और जो विचार हैं साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए लेव वाइगोत्स्की होगा। 7 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय। इसमें कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, यानी वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, या साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो वाइगोत्स्की जो है समाज को, ग्रुप को मानते हैं, तो इसमें से पुरस्कार दंड होगा, ना ही उद्दीपन प्रक्रिया होगा, ना ही प्रतियोगिता होगी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा जो सीखता है वो समाज से सीखता है, समाज सबसे अच्छा साधन है, समाज है, और ग्रुप से यानी साथियों के ग्रुप से सीखेगा। और ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? हेट्रोजीनियस होना चाहिए, ना कि होमोजीनियस। एक जैसे यानी होशियार एक ग्रुप में हो या किसी में, तो ऐसे बच्चे होने चाहिए जिसमें किसी को कुछ आता हो, किसी को कुछ आता हो, तो हेट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। तो साथियों के साथ और अपने साथियों के साथ बातचीत करके सीखेंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही है, 8 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं,
या ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, या केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें जो बच्चा है उस ध्यान दिया गया है कि बच्चा जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। बच्चे कैसे रहने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए, उनकी नीड के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होंगे, ना ही ब्लैक बोर्ड पर प्रतिलिपि अग्रसर होंगे, ना ही निष्क्रिय श्रोता होंगे। तो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होने चाहिए। तो 9 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे सभी लोगों के पास ये क्वेश्चन पूछे, ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं। फिर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। यानी इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म पूछा गया है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। सेकेंड है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। फिर है कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। यह सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। तो इसमें जो है सही सुमेल जो है वो हमारा सेकेंड का है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास क्या है कि वो दूसरों के साथ भले बनना चाहते हैं, मतलब खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं। तो इसका 10 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन हॉवर्ड गार्डनर थ्योरीज पर्सन हाई ऑन डॉट डॉट इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंस स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसमें कहा गया है कि जो हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, तो वो कौन सी बुद्धि है? तो हम लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे से रिलेटेड होती है, तो वो कौन सी बुद्धि होती? प्रकृतिवादी। इसमें स्थानिक दी गई है, प्रकृतिवादी दी गई, संगीत में और अंतर्व्यक्तिक दी गई है। तो हमारी इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि हो जाएगी, इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या सिफारिश करती है कि बहुभाषावाद होना चाहिए, एक भाषावाद होना चाहिए, पाठ्यक्रम का मानकीकरण होना चाहिए या मूल्यांकन का मानकीकरण होना चाहिए। तो वो सिफारिश करती है, उसने कहा है ना ही पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ना ही मूल्यांकन का मानकीकरण, ना ही एक भाषा पर जोर दिया जाए, मतलब बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखें। तो बात है कि जब मातृभाषा में सीखेंगे तो सभी बच्चों की अलग अलग मातृभाषा भी हो सकती है। तो बहुभाषावाद पर इन्होंने ध्यान दिया है कि जितनी ज़्यादा भाषाएं कक्षा में बोली जाएंगी तो उतना ही बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो ये 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए टीचर होल्ड्स द परसेप्शंस दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट and risk taking and girls are obedient and sincere and treats them accordingly this is an example of। यानी इसमें कहा गया है कि एक शिक्षा यह धारण रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और जो लड़कियां हैं आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती है। किसका उदाहरण है? तो ये जाहिर सी बात है उन्होंने पक्षपात किया है। क्या लड़के ईमानदार या आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं, या लड़कियां बुद्धिमान और जोखिम उठाने वाली नहीं हो सकती हैं? तो उन्होंने दोनों के साथ पक्षपात किया है। तो ये जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 13 का। इसमें जेंडर पक्षपात होगा, ना ही स्थिरता होगी, ना ही समता होगी, ना ही समानता होगी, जेंडर पक्षपात होगा। 13 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया असर्शन ए टीचर शुड यूज ए वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक टू assist children and reason are no single assessment tool is capable of providing information about a child's progress। इसमें कहा गया है कि जो अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए
विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आर है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है ए की सही। ए और आर, ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें से कौन सा सही है हम इस कथन से ही पहचान सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तो ये बात सही है कि एक ही तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए, हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं आकलन करने के लिए होता है। और जो ये किस लिए सही है, क्योंकि बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने में ये सक्षम नहीं है एक ही तरह का आकलन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या करते हैं। तो ए वो आर सही व्याख्या करता है ए की, तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। इसमें नहीं कहा गया है, अंडरलाइन भी है, इसको ध्यान रखें कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। यानी छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचें। या सेकंड ऑप्शन है, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। थर्ड है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। या फोर्थ है, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से ये बताना है कौन इस स्थिति को नहीं दर्शाता है। तो इसमें से जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा सक्रिय सोचते हैं, तो ये सही है, और रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं, ये भी सही है। ये जो है हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, तो अगर ये जहाँ पर है तो वो सही हो जाता है, सक्रिय है, रचनात्मक गुणात्मक है, स्वयं मूल्यांकन भी है, इसमें रचनात्मक मूल्यांकन है, तो ये भी सही है। जो नहीं दर्शाता है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 15 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, कहा गया है कि समावेशी कक्षा के लिए क्या जरूरी है। समावेशी कक्षा के लिए क्या जरूरी है। लचीला शिक्षा शास्त्र, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी, लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये जो है ना ही अगम्य इमारत होगी, ना ही अनम्य मानसिकता होगी, ना ही मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा। जो हमारा सही ऑप्शन है वो लचीला शिक्षा शास्त्र, यानी जो हमारी शिक्षा की जो रूल है या शिक्षा शास्त्र है वो लचीला होना चाहिए। तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन, यानी इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बन सकती हैं। यानी ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है, हम लोगों ने डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, तो डिसेबिलिटी पूछी गई, कौन सी डिसेबिलिटी है ऐसी कि जिसमें बच्चा सामाजिक संचार में, मतलब समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है, सही से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, सामाजिक संसार में चुनौतियों में कारण बनती हैं। तो आत्म केंद्रित स्वलीनता है, पठन वैकल्य है, गुणज वैकल्य है, या गतिमान दिव्यांगता है। तो पठन वैकल्य तो उसमें आ जाता है डिसलेक्सिया में, गुणज वैकल्य उसमें डिसकैलकुलिया में आ जाता है, और गतिमान तो शरीर से रिलेटेड होता है, बॉडी से रिलेटेड होता है। डिस्ग्राफिया भी इसको कहा गया है, क्योंकि जब बॉडी में कोई कमी होगी तो लिखने में दिक्कत होती है। तो फिर उसके आगे इसमें जो है कि जो ये फर्स्ट दिया गया है, इसके हिंदी में काफ़ी नाम होते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम होता है, हिंदी में काफ़ी नाम दे देते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप इनको इंग्लिश में देख लें कि ऑटिज्म, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और लोकोमोटर डिसेबिलिटी दी गई है। तो डिसकैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है, डिसग्राफिया हमारे लिखने से होती है, और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो है शरीर में कोई दिक्कत हो। जो ऑटिज्म है, जिसे ADHD बोलते हैं, इन्होंने शॉर्ट में सिर्फ ऑटिज्म दिया है। तो ये जो है ये आत्म केंद्रित स्वलीनता, तुम्हारे इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
कि ये जब बेकार होता है तो बच्चा समाज संचार में चुनौती का कारण बन जाता है। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप्स। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। यानी इसमें पूछा गया है कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। विविधता को महत्व, या गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या मानकीकृत परीक्षण। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये जो है ये क्या करता है, विविधता को महत्व देता है। मतलब जो बच्चे हैं इन बच्चों को भी शामिल करें, उसमें सभी को एक साथ शिक्षा दें, तो इसमें विविधता का महत्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है 18 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। इसमें कहा गया कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। यानी जो सामग्री को सही तरीके से प्रस्तुत करने में किसको, मतलब जो सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने में प्रावधान में किसके समावेशन में मदद मिलेगी। मतलब जो सामग्री है उसको कई तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो समावेशन में मदद मिलेगी, तो किसके समावेशन में मिलेगी ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं कि श्रवण बाधित छात्रों को, या दृष्टिबाधित छात्रों को, या अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र को, या गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड। तो इसमें जो है जो कई तरीके से व्यक्त की जाएगी, तो श्रवण बाधित को भी फायदा होगा, समावेश में मदद मिलेगी, दृष्टिबाधित को भी, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले को भी, और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों को भी। तो इसमें जो 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए तो चारों सही हैं। सही तरीके से व्यक्त करने में इन चारों लोगों को इसमें मदद मिलेगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है नीचे देखते हैं जो चारों दिए गए हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फिर फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो 19 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ appropriate accommodation strategy for inclusion of students with specified disabilities। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। इसमें सही युग्म में पूछा गया है कि ये जो दिव्यांगता है किसमें सही युग्म में दिया गया है। गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान किया जाए, पठन वैकल्य लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, जब वो पढ़ ही नहीं पाता ठीक से तो लंबे लंबे कार्य क्या करेगा। श्रवण दोष को जब उसे सुनाई नहीं देता है, श्रवण दोष है उसमें तो ऑडियो टेप रिकॉर्डर ये गलत है। फिर दृश्य हानि है जिसको, तो वो चित्र का क्या करेगा। जो सही है वो है फर्स्ट गुणज वैकल्य कैलकुलेटर प्रावधान। तो 20 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी इसमें प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। कौन सा दृष्टिकोण बेहतर बताया गया है। बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, या रट कर याद रखना। तो हमें सबसे अच्छा है करके सीखना, तो 21 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, assertion a participation in the social life of the school is significant for learning to occur। यानी रीजन आर learning is primarily a social activity। अभिकथन ए में कहा गया है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में
भागीदारी महत्वपूर्ण है, भागीदारी महत्वपूर्ण है। फिर आर है तर्क, आर है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, ये भी सही है, और अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया, ये भी सही है। तो ए और आर हमारे दोनों सही होंगे, और आर सही, आर ए के बारे में सही भी बता रहा है। तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसी में कहा गया है कि ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं, और ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज मीनिंगफुल बाय, यानी कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खड्डों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, या उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, या उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। तो कौन सा कार्य करना चाहिए? तो खंडों में विभाजित करना, या उनके स्पष्ट निर्देश संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उचित संदर्भ में स्थित करना। तो 23 का गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, उचित संदर्भ में उन्हें स्थित करें। तो 23 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल practices are does not contribute positively in teaching learning process। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। आप लोग इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो इसमें कहा गया है कि कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। फर्स्ट है आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो इसमें कौन सा सही होगा? सही नहीं, इसमें गलत पूछा गया, योगदान नहीं देती है। तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या ये तो सही है हमारा, देती है। अनुभावनात्मक भी शिक्षा सही है, नियोजन में नवाचार भी सही है। जो है कि कठोर शिक्षण नीतियाँ बनाना परीक्षा केंद्रित, तो ये वाला गलत है। तो गलत है, इसमें नहीं पूछा गया, इसलिए ये सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 assertion a teacher should connect content to be taught with student daily life experience। Reason are children come to school with valuable life experiences that teachers need to pay attention to। इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। फिर आर है बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, या दोनों सही है व्याख्या सही नहीं करता है, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए आर दोनों गलत है। तो इसमें जो है कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन में अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ये बात तो सही है कि उसके जो दैनिक जीवन के अनुभव है उनसे जोड़ना चाहिए। और बच्चे स्कूल में जीवन से बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, मतलब कि जो बच्चे जाते हैं स्कूल में तो बहुत से अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं जिसे शिक्षिका पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्नर्स इवेल्युएट देयर ऑन लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन है जो कि उनकी जो स्वयं मूल्यांकन और उनकी जांच की समझ में मदद करता है। विस्मरण है, अनुकृति है, या अधिसंज्ञान है, या रटकर याद करना है। तो ना ही अनुकृति है, ना ही विस्मरण है, ना ही रटकर याद करना है। थर्ड ऑप्शन सही है, अधिसंज्ञान है। तो 26 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसकॉन्सेप्शन अमंग चिल्ड्रन आर। बच्चों में भ्रांतियां होना असमान है, बच्चों में भ्रांतियां होना है वो असमान है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है, या दुर्लभ है।
तो बच्चों में जो भ्रांतियाँ होती हैं तो कोई भी एक जैसा नहीं होता है, ये तो प्राकृतिक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, थर्ड वाला कि प्राकृतिक है। तो 27 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ए स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग लर्निंग हेल्पलेसनेस इज लाइकली टू, यानी एक विद्यार्थी जो अधगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, या महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, या प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, या शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। इसमें जो एक विद्यार्थी है वो अधगम असहायता महसूस कर रहा है, यानी सीखने में उसे ऐसा लग रहा है हम नहीं सीख पाएंगे, तो वो कौन सी क्रियाकलाप करेगा? तो ये जो है कि वो जो शैक्षिक गतिविधि है उनसे अलगाव रखेगा। तो 28 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है पूछा गया, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है। तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, या नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी, ये तो बाहरी हो गया कि इनाम मिलेगा तो ये काम करेंगे, या पुरस्कार जीतने के लिए कोई काम करना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। तो इसमें जो है आंतरिक प्रेरणा है कि रुचि के कारण नई भाषा सीखना, जो रुचि से कोई कार्य हो तो आंतरिक प्रेरणा होती है। तो आंतरिक प्रेरणा इसमें फर्स्ट 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। इसमें पूछा गया कि अधगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय है? अधगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक पर्यावरणीय है? रवैया है, प्रेरणा है, व्यक्तित्व लक्षण है, या विद्यालय है? तो पर्यावरणीय कारक पूछा गया है अधगम को प्रभावित करने वाला। लर्निंग, तो इसमें जो है प्रेरणा या रवैया या व्यक्तित्व लक्षण नहीं होगा, जो पर्यावरणीय कारक है वो विद्यालय है। तो 30 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग कमेंट में हमें अपने स्कोर बताएं, कमेंट करें कि आप लोगों के कितने स्कोर हुए हैं, कितने मार्क्स हुए हैं 30 में से, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है इससे ये पता चलेगा। और इसको सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आप लोगों को उससे जो कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से आप लोग उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और आप लोग भगवान से प्रे करेंगी आप लोगों का अच्छा सा एग्जाम हो जाए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।